हाँ, तो आज आपकी जो ज्योग्राफी की बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, भारत लोग अर्थव्यवस्था वाली, बहुत ही शानदार चैप्टर है और बहुत यूनिक तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि इन चैप्टर्स से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ठीक है। और बड़े लेवल के क्वेश्चन में 3 मार्क्स में भी अगर आता है तो भी, तो नोट्स बहुत ही शानदार तरीके से हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट आपको उतारने हैं। और आई थिंक आपको बहुत सारी बातें तो मैं जब समझाऊंगा मेरे साथ ही याद हो जाएगी। चैप्टर का नाम है जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज, यानी कि हमारे देश के अंदर, क्योंकि ये बुक जो पूरी बेसिकली पूरी बुक डिपेंड किस पर है, भारत की बातें ज़्यादा करेगी, इंडिया की बात करेगी। यानी कि हमारे देश के अंदर से कौन कौन से वाटर के रिसोर्सेज हैं, मतलब जिससे हमें जल प्राप्त होता है। लेकिन उससे पहले अपन ये भी जानेंगे कि इंडिया के अंदर जो है कितना जल है, कितना पानी है, कितना वेस्ट जा रहा है, क्या वजह है कि पानी की जो क्वालिटी ख़राब होती जा रही है, और ऐसी क्या वजह है कि जिस वजह से पानी दिनों दिन कम होता जा रहा है। ये सारी बातें पढ़ेंगे। फिर ये भी पढ़ेंगे कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर पानी की वाकई बहुत ज़्यादा कमी है, वो सब बातें पढ़ेंगे। बिल्कुल, तो मैंने क्या करा है कि स्टार्टिंग में 13 के लगभग 13 ऐसे पॉइंट बनाए हैं ज़बरदस्त तरीके से। इन 13 पॉइंट्स को आपको मेरे साथ उतारना है, और बहुत सारे पॉइंट तो आई थिंक आपको याद भी होंगे, क्योंकि अपन क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, वो भी हैं। और कुछ फैक्ट है सारे के सारे, मोस्टली 8-10 तो फैक्ट ही है एज इट इज़। उन 13 पॉइंट को बड़े ध्यान से अगर पढ़ लिया तो ये 13 क्वेश्चन नहीं है, 13 मार्क्स भी हो सकते हैं, क्योंकि एज इट इज़ 1 मार्क्स 2 मार्क्स में यहीं से क्वेश्चन उठ के आने वाले हैं। बात करते हैं पहले पॉइंट की। बिल्कुल पॉइंट है शानदार, बिल्कुल चैप्टर कवर हो जाएगा। पहला पॉइंट है, आपको पता है जल एक चक्रीय संसाधन है, यानी कि वाटर इज ए साइक्लिक रिसोर्सेज। कैसे कि जमीन से पानी आपको पता है कि उठता है, या फिर समुद्र से पानी उठता है, भाप बन के इवेपोरेट होकर ऊपर जाके बादल नीचे बरस जाता है, फिर भूजल वापस ज़मीन के अंदर पानी जाता है, मतलब एक साइक्लिक बना रहता है। ये ऊपर उठना, वापस पानी नीचे आ जाना, वेस्ट होना, ये सब सिस्टम चलता है। तो जल एक चक्रीय संसाधन है, वाटर इज ए साइक्लिक रिसोर्सेज, जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए। हालांकि पानी की कमी नहीं है, बहुत है, हमारी पृथ्वी पर 71% पानी है पूरे 100% का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें से मात्र 3% ही यूजेबल है, बाकी पूरा का पानी कोई तो सॉल्टी है, या फिर वो गंदा है, केमिकल्स मिल गए हैं उसमें, बहुत सारे ऐसी बातें हैं। यानी कि पानी पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विथ एबिडेंट सप्लाईज ऑन द ग्लोब। हमारे अर्थ पर बहुत है पानी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पृथ्वी का लगभग 70, प्रॉब्लम नहीं है अभी तो पढ़ेंगे, पृथ्वी का लगभग 71% धरातल है ना, वो पानी से आच्छादित है। इसका मतलब ये है कि इतने परसेंट सरफेस पर जो ज़मीन का एरिया, 100% जो हमारी लैंड है, ज़मीन है, उसमें 71% जगह तो पानी है, मतलब समुद्र है, ये मान सकते हैं आप, ठीक है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद इट, पानी से। बट फ्रेश वाटर कंटिस्ट ओनली अबाउट 3% ऑफ द टोटल वाटर। लेकिन परंतु एलवणीय जल कुल जल का केवल और केवल 3% ही है, मतलब 3% जल वो फ्रेश वाटर है, 3% पानी ही अपने पीने लायक है, बाकी तो वेस्ट है, वो सॉल्टी है, केमिकल द्वारा, रासायनिक वगैरह से मिले हुए हैं। एक पॉइंट पता चल गया। तो दो बातें इसमें मिलेगी। पहली बात तो ये कि पूरे अर्थ का कितना परसेंट पानी है, 71%, यूजेबल या फ्रेश वाटर कितना, 3%। सेकेंड बात करते हैं इस दुर्लभ, इसलिए इसको कहता है दुर्लभ संसाधन है ये, मतलब कि ये बहुत ही रेयर है हमारे लिए। पानी बहुत, मतलब ऐसा मान लो कि पानी बहुत यूजेबल है, पानी बहुत महंगा है, बहुत दुर्लभ है। इस दुर्लभ संसाधन के आवंटन और नियंत्रण पर तनाव और लड़ाई झगड़े संप्रदायों, प्रदेशों और राज्यों के बीच में विवाद का विषय बन गए हैं। आपने देखा होगा पानी के लिए चलते ही लड़ाई होती है। ये नहरों का जब पानी छोड़ती है सरकार, तो किसान आपस में लड़ लेते हैं कि तूने जो नहर से ज़्यादा पानी ले लिया है, फिर मेरे खेत में पानी पूरा नहीं आया। कभी कुछ राज्य स्टेट आपस में लड़ लेते हैं कि आपके द्वारा पानी रोक लिया गया। मतलब ऐसे बहुत सारी बातें, यहाँ पर आपके द्वारा केमिकल्स डाल दिए गए, गंदगी मिला दी गई। तो पानी के लिए अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग राज्यों स्टेट के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। द टेंशन डिस्प्यूट्स ऑन शेयरिंग एंड कंट्रोल ऑफ दिस स्केयर रिसोर्सेज आर बिकमिंग कंस्टेंट इश्यूज अमंग कम्युनिटीज, रीजन्स एंड स्टेट्स। ये हम हर बार देखते रहते हैं कि पानी की वजह से बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। ये तो कॉमन नॉलेज था, बाकी इसमें कोई वो नहीं है। तीसरा पॉइंट वापस फैक्ट का आ गया कि भारत में, आपको पता है ज़मीन अपने पढ़ा भी था अलग से, जो अपना बेसिक इंट्रोडक्शन वाला ज्योग्राफी का वीडियो है, क्लास है फर्स्ट आपको देखी होगी, कि भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.45% मतलब है उनमें से जल संसाधन मात्र 4% ही है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में संसार की जितनी भी ज़मीन है ना, उसका लगभग 2.45% हमारे पास में, 2.5% मान लो, 2.45% भारत के पास में ज़मीन है।
2.4 भी कह सकते हो उसको, इतनी हमारे पास ज़मीन है। लेकिन जो जल संसाधन है उनका मात्र 4% भाग यहाँ पाया जाता है। पूरे संसार में जितना भी पानी है ना, उसका 4% हमारे यहाँ है। यानी कि इंडिया अकाउंट्स ऑफ 2.45% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया और 4% ऑफ वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज। हमारे पानी के सोर्स है ना वो 4% है। दोनों फैक्ट याद हो जाएंगे। जनसंख्या सॉरी वो एरिया, जमीन तो हमारे पास में 2.45% है, पूरे संसार की ज़मीन का परसेंट है ये। और पूरे संसार में जितने भी वाटर रिसोर्सेज है, जल के संसाधन है, उसका 4% इंडिया के अंदर भी है। फिर देश के एक वर्ष में वर्षा मतलब जितनी वर्षा होती है, वर्ष का मतलब वर्षा है यहाँ तक, देश में एक वर्ष में वर्षा से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। देखो जहाँ पर भी ये घन का मतलब है 4000 किलोमीटर क्यूब, ऐसे ऊपर क्यूब, और इसका मतलब होता है वॉल्यूम। मैंने आपको क्लास 10 में जब मैथ पढ़ाई थी तो ये बातें बताई होगी कि जब भी हम किसी का आयतन या वॉल्यूम निकालते हैं तो उसकी पावर जो है वो क्यूब 3 लिखते हैं, एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर लिखते हैं, किलोमीटर स्क्वायर लिखते हैं, वर्ग किलोमीटर हिंदी में, किलोमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग किलोमीटर। तो इसका मतलब ये पूरा आयतन है, वॉल्यूम है उसका, एरिया है ना। या द टोटल वाटर अवेलेबल फ्रॉम प्रेसिपिटेशन इन द कंट्री इन ईयर इज अबाउट 4000 क्यूबिक किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि कुल जल की मात्रा का लगभग 4000 घन किलोमीटर हमारे जो हैं एक वर्ष में पानी वर्षा से प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4000 घन किलोमीटर या फिर 4000 किलोमीटर क्यूब। फिर धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग, मतलब जैसे धरातलीय जल का तो समझ में आ गया कि ऊपर से जो पानी बरसेगा वो और फिर वो जमीन के अंदर जाएगा। पुनः पूर्ति मतलब जितना अंदर जाएगा वापस पूर्ति भी तो होगी पानी की, जितना अपन ने वापस खींच लिया ट्यूबवेल से, कुएं से। तो धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योगी भौम जल से 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध हैं। ठीक है, यानी कि द अवेलेबल फ्रॉम सरफेस वाटर एंड रिप्लेशनेबल ग्राउंड वाटर इज 1869 क्यूबिक किलोमीटर। और इनमें से लगभग 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है, यानी कि आउट ऑफ दिस ओनली 60% कैन बी पुट द बेनिफिशियल यूजेस। अतः इस प्रकार देश के कुल उपयोगी जल संसाधन 1122 घन किलोमीटर है, यानी कि द टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री इज ओनली 1122 क्यूबिक किलोमीटर जो है उसको माना जा सकता है। फोर्थ पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ फैक्ट हैं जो अपन को याद रखने चाहिए, तो इसलिए पहली लाइन जरूर इंपॉर्टेंट थी 4000 क्यूबिक वाली। बाकी ये भी वैसे ठीक है, 1 मार्क्स में पूर्ति हो कितना, तो 1869 है और वैसे 1122, ये तो ऐसे याद आ जाएगा 1122। ठीक है, ये वाली चीज़ थी। फिर पांचवा पॉइंट है कि धरातलीय जल के 4 मुख्य स्रोत है। तो ये अपना धरातलीय सरफेस का जो है 4 मेजर सोर्स ऑफ सरफेस वाटर। धरातलीय जल के 4 सोर्स है। अपन धरातल से जल कैसे प्राप्त करते हैं, उसके 4 सोर्स है। या तो अपन नदियों से ले सकते हैं, या झीलों से ले सकते हैं, या तलैया, पौंड होता है, पौंड छोटा तालाब जितना ही होता है, और तालाब से थोड़ा छोटा रूप मान सकते हो तलैया। हालांकि आपकी बुक में इसकी पे क्या कोई खास वो लोड लेना नहीं, सब जानते हो। दीज आर रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड टैंक्स। ये कुछ 4 हमारे धरातलीय जल से जल को मुख्य स्रोत हैं, मुख्य सोर्स हैं। छठा, देश के कुल नदियों तथा उन सहायक नदियों जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से ज़्यादा है को मिलाकर 10,360 नदियां हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। यानी कि वो रिवर्स, ऐसे नहीं, ऐसे छोटी मोटी नदियाँ तो हो सकती है, लेकिन वो रिवर जिनकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर है, वो भारत में कुल मिला के ऐसी नदियाँ हैं वो 10,360 है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन द कंट्री देर आर अबाउट 10,360 रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, मतलब उसकी सहायक जो नदियाँ हैं लॉन्गर देन 1.6 किलोमीटर ईच, जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर है, उन सबको मिला के 10,360 है। मतलब इसमें नदियाँ भी है और उनकी सहायक नदियाँ भी मिला के, लेकिन ट्रिब्यूटरी जो सहायक जो नदियाँ उनकी लेंथ 1.6 से ज़्यादा होनी चाहिए, उनको भी इसमें जोड़ के 10,360 पूरे भारत के अंदर है। और भारत में वर्षा में अत्यधिक स्थानिक विभिन्नता पाई जाती है और वर्षा मुख्य रूप से मानसूनी मौसम सके। बिल्कुल सही है, यानी कि भारत के अंदर जो आपको पता है कहीं पर कम बारिश होती है, कहीं ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर बिल्कुल भी नहीं होती। जैसलमेर जैसे इलाकों में तो साल में एक बार बारिश होती है। तो ये सब मानसूनी मौसम पर डिपेंड है पूरी। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन इन इंडिया हैज़ वेरी हाई स्पेशल वेरिएशन एंड इट इज़ मेनली कंसनट्रेट इन मानसून सीजन्स। बेसिकली जो है डिपेंड है पूरी मानसून सीजन के अंदर डिपेंड है भारत की वार्षिक वर्षा। ये अपने हो गए 7 पॉइंट। 8वां पॉइंट देखते हैं कि भारत में कुछ नदियाँ जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और सिंधु के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं, मतलब कैचमेंट एरिया ये बहुत काफ़ी जगह में मतलब इनका फैलाव है, ये मान सकते हो आप, कैचमेंट एरिया बोलते हैं इसको। तो सम ऑफ द रिवर्स इन द कंट्री लाइक गंगा एंड ब्रह्मपुत्र
एंड द इंडस हैव ह्यूज कैचमेंट एरियाज, मतलब ये बहुत बड़े इलाके में बहती है, बहुत बड़ी रिवर है, बहुत बड़ी नदियाँ हैं। तो ये नदियाँ यद्यपि देश के कुल क्षेत्र के लगभग 1/3, मतलब गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये इंडस, ये तीनों जो रिवर हैं ये लगभग 1/3, 1/3 मतलब लगभग 33-34% कवर कर लेती है, 1/3 भाग पर पाई जाती है। यानी कि दीज रिवर्स ऑल्सो अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल एरिया इन द कंट्री, जिनमें कुल धरातलीय जल संसाधनों का 60% इन तीन में ही, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु में 60% पानी तो इनमें मिलता है। जो हमारे धरातल के ऊपर जितने भी वाटर के सोर्स है ना, उनमें 60% जो है इन तीनों में मिल जाता है। तो ठीक है, हैव 60% ऑफ द टोटल सरफेस वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, फिर है लास्ट 10वां पॉइंट कि दक्षिणी भारतीय नदियों जैसा कि वो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इनमें वार्षिक जल का प्रवाह अधिकतर भाग काम में लाया जाता है। बेसिकली जितना भी इनका जो प्रवाह है, नदियाँ जो बहती है, उसको काम का मतलब है एग्रीकल्चर के अंदर पीने योग्य पानी, ये सब काम में लिया जाता है। तो मच ऑफ द एनुअल वाटर फ्लो इन साउथ इंडियन रिवर्स लाइक गोदावरी हैं, कृष्णा एंड कावेरी हैज़ बिन, इनको अपन हैंडशीट मतलब इनको यूजेबल पानी है, ये काम में ले लिया जाता है। फिर 11वां पॉइंट है कि देश में कुल पुनः जो पूर्ति योग्य वापस से जो पानी कवर होता है, पूर्ति योग्य भौमजल, जो भौम का मतलब है जमीन का जो पानी है, वो संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर, मतलब इतना पानी वापस ज़मीन में आ जाता है, पुनः पूर्ति हो जाती है। समझ आ रहा हो, पूर्ति योग्य जो है भौमजल, भौम का मतलब भूमि का, जमीन का, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, द टोटल रेवनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री आर अबाउट 432 क्यूबिक किलोमीटर। ये भी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। 12वां पॉइंट है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भौमजल यानी कि जो भूमि का जल है उसका उपयोग सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ पर खेती ज़्यादा की जाती है। किससे? ट्यूबवेल से, कुएं से, इनसे तो ज़मीन का पानी निकाला जाता है, ठीक है, बेसिकली, या फिर नहरों का पानी भी आ जाता है। तो इन सब के अंदर जो भौमजल का उपयोग बहुत अधिक है। ठीक है, द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज वेरी हाई इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि ऐसे कोई 3 या 4 राज्यों के स्टेट्स के नाम बताइए जिनमें जो ग्राउंड वाटर है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, ग्राउंड वाटर का मतलब हो गया ज़मीन का, जिसको अपन बोलते हैं भौमजल। भौमजल का सबसे अधिक उपयोग कहाँ है? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु 4 राज्यों में ज़्यादा होता है, याद रखना। ठीक है, हाउएवर, परंतु छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरल, इनमें अपने भौमजल की क्षमता का बहुत कम यूज़ करते हैं ये सब, क्योंकि इनके रिवर्स का इनका यूज़ हो जाता है। तो यानी छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरल, इनमें भौमजल सबसे कम, बहुत कम यूज़ होता है। तो ध्यान रखना। हाउएवर छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरल एक्सेट्रा विच यूटिलाइज ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर ग्राउंड वाटर पोटेंशियल्स, ये कम यूज़ करते हैं, जबकि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर बात आती है, देखो हर चीज़ की एक है, एक तो होता है हाई मतलब उच्च, ठीक है, एक होता है मीडियम यानी कि मध्यम, ठीक है, और एक होता है लो यानी कि उसे बोलते हैं अपन निम्न। ये 3 तरह के हैं, या कम बोल सकते हो। तो हाई की मैं अगर बात करूं, उच्च की, तो उच्च यानी हाई जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु 4 हैं, ये तो 4 स्टेट हो गए। फिर निम्न लो वो हैं छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरला, ये सबसे कम यूज़ करते हैं। फिर बात आती है मीडियम की, मध्यम जो ठीक ठाक यूज़ करते हैं, वो गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, ये अपने भौमजल संसाधनों का मध्यम दर से, मतलब मीडियम लेवल से ये इसका यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं। यानी कि स्टेट लाइक गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा एंड महाराष्ट्र, ठीक है, आर यूटिलाइजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एट मॉडरेट रेट। ये निम्न मतलब मीडियम कह सकते हैं अपन, ना तो हाई ना लो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 13 पॉइंट ऐसे थे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको अगर आप पढ़ लेते हो तो 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 100% इनमें से आने हैं। ज़रूर पढ़ना इनको अच्छे से और मेरे साथ के साथ लिख लेना। और अब कुछ क्वेश्चन जो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लेवल के हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में लेगून और पश्च जल कहाँ पाए जाते हैं, इनके उपयोग भी लिखिए। वेयर आर लेगून्स एंड बैकवर्ड फाउंड इन इंडिया ऑल्सो, बैकवाटर्स फाउंड इन इंडिया ऑल्सो राइट देयर यूजेज, उनके क्या क्या यूजेज है, उपयोग है। पहली बात तो ये कि भारत की समुद्र तट रेखा विशाल है, मतलब समुद्र से हमारी जो सीमा रेखा है वो काफ़ी लंबी है, बड़ी है। जैसा कि अपने बेसिक इंट्रोडक्शन वाली ज्योग्राफी में आपको बता दिया था, मैप से बताया था कितनी कितनी हमारी समुद्र से सीमा लगती है। इंडिया हैज ए वास्ट कोस्ट लाइन एंड दिस कोस्ट इज़ वेरी
इंडेंट इन सम स्टेट्स। और कुछ राज्यों में समुद्र तट बहुत दंतुरित हैं, ठीक है। इसी कारण से मतलब बिल्कुल पास में है तो समुद्र से क्या होगा, पास पास का जो इलाका होता है वो दंतुरित हो जाता है, यानी कि वहाँ पर बहुत सी लेगुन और झीलें बन जाती है, छोटी छोटी लेगुन झीलें बन जाती है, समझ लो समुद्र के पास में, जो मैंने आपको बताया भी होगा, लेगुन या झीलें छोटी छोटी जो बन जाती है, लेक बन जाती है, ठीक है। यानी कि ड्यू टू दिस ए नंबर ऑफ लेगुन्स एंड लेक्स हैव फॉर्म्ड, इस वजह से लेगुन झीलें बन जाती है। और एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि पहली बात तो ये कि जो कोस्ट लाइन वाले इलाके हैं, जहाँ पर समुद्र की मतलब समुद्री इलाका है जिसके पास में समुद्र टच में लगता हो, उन्हीं राज्यों में ऐसे बनती है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि भारत में लेगुन और पशुजल कहाँ पाए जाते हैं, स्टेट के नाम जरूर याद रखना, तो वो है केरला, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। यानी कि केरला, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के अंदर जो हैं ये भारत की जो लेगुन है वो मिलते हैं। फिर अब बात ये है कि इन आगे क्वेश्चन में पूछा कि इसका उपयोग क्या है, क्या यूजेस क्या है इन लेगुन का, तो इसका उपयोग है मछली पालन के अंदर। भाई जहाँ पानी होगा वहाँ आराम से मछली पालन हो जाएगी, तो मछली पालन होगा, यानी कि फिशिंग, इट इज़ यूज्ड फॉर फिशिंग। चावल के लिए पानी चाहिए, आपको पता है बहुत सारा, तो बिल्कुल इरिगेटिंग सर्टेन वेराइटीज़ ऑफ पैडी क्रॉप्स, कोकोनट एक्सेट्रा। चावल की कुछ निश्चित किस्में, हर तरह का चावल तो नहीं, कुछ फिक्स किस्में, और नारियल आदि की सिंचाई है वो एग्रीकल्चर, यहाँ पर इरिगेशन किया जा सकता है इस लेगुन या पशु जल के जो पानी है उससे। समझ में आ गई? तो 3 पॉइंट है, 2 मार्क्स के अंदर आप क्वेश्चन लिख लेना इजीली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जल की मांग और उपयोग, 2 तरह के क्वेश्चन है। ये पहली बात है जल की मांग, और ये आगे लिखाऊंगा मैं आपको इसके उपयोग, ध्यान से समझना है ना, ये उपयोग है, ये उपयोग है, तो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। ऐसा मान सकते हैं कि इसको अपन दे देते हैं नंबर 1, ठीक, नंबर 1, और इसको उपयोग को देते हैं नंबर 2, यानी कि अपन वाटर डिमांड को रख लेते हैं 1 मिनट के लिए नंबर 1 और यूटिलाइजेशन को रख लेते हैं नंबर 2। तो ये तो नंबर 1 हो गया और ये हो जाएगा अपने नंबर 2 का आंसर, ठीक है। दोनों बातें ध्यान से समझना। पहली बात है जल की मांग। भाई अपन जल की मांग कैसे कैसे पूर्ति कर रहे हैं, या फिर जल की डिमांड है वो कहाँ कहाँ वाटर की डिमांड हो रही है, किन किन क्षेत्रों में। तो भारत की जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग है ना वो कृषि पर निर्भर है, बिल्कुल सही बात है। इंडिया अबाउट 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन हैव बीन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये बात मानते हो। फिर इसलिए पंचवर्षीय, अब आपको पता है ना जब हम आज़ाद हुए उसके बाद में जब 5 ईयर प्लान बनाए गए, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, और उनमें सब उस मुद्दों को, उन सब डाउट्स को, बातों को रखा गया जो हमें डेवलपमेंट जिस क्षेत्र में करना है वो अपने हर 5-5 साल के बनाए थे पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान। इसलिए हमने पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को एक अति उत्तम प्राथमिकता प्रदान की, है ना। हमने कहा कि सबसे ज़्यादा हमें खेती बाड़ी करना है, एग्रीकल्चर पे जोर देना है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन, सिंचाई पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दो। इसलिए हमने नहरों द्वारा पानी पहुंचाया, बहुत सारे काम अपने किए पंचवर्षीय योजनाओं में, ठीक है। यानी कि हैंस डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन एंड इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज़ बिन असाइंड ए वेरी हाई प्रायोरिटी इन द 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। और उसमें हमने क्या क्या करा है, और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं जैसे कि भाखड़ा नागल, जो अपन क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, हीराकुंड, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर, ये सब परियोजनाएं हमने जो शुरू की, तो ये हैं जल की मांग। और क्यों जल की मांग का मतलब जल की जो डिमांड थी उसको हमने पूर्ति कैसे करी, ठीक है, वो चीज़ है। इसलिए हमने क्या करा कि एंड मल्टीपर्पज़ रिवर वैलीज प्रोजेक्ट लाइक द भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर वैलीज, ठीक है, दामोदर वैली, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट एक्सेट्रा हैव बीन टेकन अप। ये सब हम ऐसी योजनाएं या प्रोजेक्ट चलाए जिससे हमारे जल की जो मांग है उसकी पूर्ति हुई। तो ये तो चीज़ एग्जाम में 2 मार्क्स में आ सकती है। फिर बता दूं, इस चैप्टर से छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जल की मांग के लिए, या फिर जल को कैसे मांगा गया, या फिर जल की मांग की पूर्ति कैसे करी आपने, तो हमने इन सब प्रोजेक्ट के द्वारा करी। फिर उपयोग, इस पानी का जितनी भी अपने भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी, नागार्जुन, जितने भी ये प्रोजेक्ट चलाए, परियोजना चलाई, इनका यूज़ क्या है, यूजेस। तो यूजेस इन क्षेत्रों में हमने किया क्या कि धरातलीय जो कि 89% है और भौमजल जो कि 92% है का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है, आपको पता ही है। एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द सरफेस जो कि 89%, और ग्राउंड वाटर का 92% यूटिलाइजेशन होता है लगभग, यानी कि जो अपना सरफेस वाटर उसमें लगभग 90% हम खेती में यूज़ करते हैं, 10% अपन जैसे नहाने में वो एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं। और जो ग्राउंड वाटर है उसका 92% अपन खेती में यूज़ करते हैं, 8% कहीं और यूज़ करते थे। औद्योगिक सेक्टर में सतह जल का केवल 2% और भौम जल का 5% भाग उपयोग में लाया जाता है, यानी कि द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ लिमिटेड टू 2%, द सरफेस वाटर एंड यूटिलाइजेशन एंड 5% ऑफ द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन, ये करते हैं अपन।
और घरेलू सेक्टर में धरातलीय जल का उपयोग भौमजल की तुलना में अधिक, यानी कि 9%। घरेलू सेक्टर है ना, उसमें धरातलीय जल का उपयोग भौमजल की तुलना में ज़्यादा होता है। ये भी कुछ फैक्ट है। मतलब अपन क्या पढ़ रहे हैं, द शेयर ऑफ डोमेस्टिक सेक्टर इज हाई 9% इन द सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन एज कम्पेयर टू ग्राउंड वाटर। अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं, ये बात तो पढ़ी अपन ने, पानी की मांग कैसे हमने डिमांड रखी, कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या किया पानी की डिमांड को पूरा करने के लिए, फिर हम पानी का कहाँ कहाँ से कितना कितना यूज़ कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। ये परसेंटेज आपको ज़रूर याद रखना, प्रैक्टिस करनी है, याद हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ थी। फिर बात आती है एक नोट, छोटा सा नोट है कि राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है। ओवर विड्रॉल्स इन राजस्थान एंड महाराष्ट्र हैज इंक्रीज्ड फ्लोराइड कंसंट्रेशन इन ग्राउंड वाटर। भाई राजस्थान और महाराष्ट्र के अंदर क्या लग बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पर खेती पर डिपेंड है पॉपुलेशन बहुत सारी। और दूसरी बात ये गाँव के राज्य हैं, गाँव ज़्यादा है इनमें, और खेती बाड़ी होती है। और दूसरी बात खेती बाड़ी होती है भूमि के जल से, मतलब यहाँ पर नहरें नहीं हैं, नहरें बहुत कम है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि भूमिगत जल का यूज़ करते हैं, जैसे कुएँ हैं, ट्यूबवेल हैं, इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो पानी क्या है कि भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेंद्र बढ़ गया है, भूमिगत जल में क्या हो गया, फ्लोराइड ज़्यादा आने लग गया। ये चीज़ है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है। कैसा आएगा कि वो कौन से राज्य हैं, वो कौन से 2 स्टेट हैं, या फिर कोई भी 2 राज्यों के नाम बताइए जिनमें फ्लोराइड का संकेंद्र बढ़ गया है, यानी कि जिनके फ्लोराइड जो है वो उसकी जो कंसंट्रेशन इन ग्राउंड वाटर वो बढ़ गया है, वो आप बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान और महाराष्ट्र। ये ऐसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा। फिर है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिक वाले। इनमें गहन सिंचाई से मृदा लवणता बढ़ने एवं भौमजल सिंचाई में कमी के कारण कृषि पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इन पंजाब, हरियाणा and western Uttar Pradesh due to incentive irrigation soil salinity and increase in groundwater irrigation decreasing, this has the following impact on agriculture। मतलब इन 3 राज्यों में, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का भी जो वेस्टर्न पार्ट है, जो कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी की जाती है, तो यहाँ पर ज़्यादा गहन सिंचाई करते हैं, ये साल में 3-3 फसलें कर लेते हैं, ठीक है। इस वजह से जो मृदा लवणता है, मिट्टी में जो सैलिनिटी है वो और भौमजल सिंचाई में हो गई कमी। इसके क्या कारण कृषि में हमें देखने को मिल रहे हैं, एग्रीकल्चर में क्या कारण देखने को मिल रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर ये होगा कि उपयोगी जल संसाधनों की उपलब्धता में कमी आ जाने से सिंचाई के लिए आवश्यक जल की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाएगी, जिससे कृषि उत्पादन में भी गिरावट आ सकती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि ये सब अभी करने से बेसिकली पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी, अगर इसी तरह से वो खेती बाड़ी करते रहे तो आने वाले टाइम में खेती पर या कृषि पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो पहला तो ये कि ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ यूजफुल वाटर सोर्सेज देयर विल नॉट बी इनफ सप्लाई ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन, ड्यू टू विच एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ऑल्सो डिक्लाइन। इस वजह से कृषि उत्पादन में भी गिरावट आ सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि पहली बात तो पानी में जो सोर्स है हमारे वो कम पड़ जाएंगे, ठीक है। और जो जितना सिंचाई के लिए पानी चाहिए उतनी आपूर्ति फिर हो नहीं पाएगी। भाई जैसे गेहूं की फसल करते हैं तो गेहूं की फसल को बहुत पानी चाहिए, अगर उतना पानी नहीं मिल पाएगा तो फिर गेहूं अच्छी पैदावार नहीं होगी, वो वाली बात है। सेकंड, गहन सिंचाई में मृदा में लवणता बढ़ने के कारण उर्वरता व प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। गहन सिंचाई बार बार अगर करोगे तो सीधी सी बात है, पानी बार बार एक ही जगह जब गिरता है उसमें एक केमिकल भी डालते हैं, कुछ खाद अलग अलग तरह की रासायनिक उर्वरक वगैरह डालते हैं। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा कि ज़मीन में लवणता सैलिनिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। वो बढ़ जाएगी तो फिर उसमें फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, उपजाऊपन में उसका खत्म हो जाएगा, जिससे उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मतलब उसके ऑपोजिट, प्रतिकूल का मतलब होता है नुकसान, अनुकूल होता है एक प्रतिकूल होता है, अनुकूल का उल्टा प्रतिकूल, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे जो प्रति हेक्टर पैदावार अभी हो रही है, भाई जितनी प्रति हेक्टर अभी ये पैदा कर पा रहे हैं उसमें भी कमी आ जाएगी, बिल्कुल आएगी। तो ये 2 प्रभाव वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी ड्यू टू इंटेंसिव इरिगेशन, फर्टिलिटी विल बी एडवर्सली अफेक्टेड विच विल रिड्यूस द प्रोडक्टिव पर हेक्टर। जो पर हेक्टर अभी जैसे ये मान लो कि 15 क्विंटल या 20 क्विंटल गेहूँ पैदा कर पा रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरह से करते हुए हो सकता है 5-10 में आ जाए, ये चीज़ है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर इसी तरह से देश में ये एग्रीकल्चर या होता रहा, पानी का यूज़ होता रहा, तो फिर संभावित जल समस्या क्या हो सकती है। ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि आने वाले टाइम में
संभावित जल समस्या यानी कि इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम आने वाले टाइम में। तो पहली बात तो ये कि जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। बिल्कुल सही बात है। द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज डेवलिंग डे बाय डे ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। भाई जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है, एक बात। दूसरा, उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू निस्सरणों से प्रदूषित होता जा रहा है। जो भी हमारे पास में जल संसाधन है, वाटर रिसोर्सेज है, वो बिजनेस इंडस्ट्री वगैरह से, एग्रीकल्चर से या घरेलू जितनी भी गंदगियाँ वो सब पानी में डाली जा रही है। ये सब होने से प्रदूषित होता जा रहा है, जो है वो गंदा और होता जा रहा है। ठीक है। द अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज आर ऑल्सो गेटिंग पोल्यूटेड विथ इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस। ठीक है, इन्फ्लुएंस, एंड दिस इन टर्न इज फर्दर लिमिटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल वाटर रिसोर्सेज। और इस कारण उपयोगी जल संसाधनों की उपलब्धता और ज़्यादा सीमित होती जा रही है। भाई जितना है कम से कम उतना अगर साफ सुथरा हो तो यूज़ करना आसान रहेगा, लेकिन उसको भी अगर ऐसी तरीके से इंडस्ट्रियाँ या एग्रीकल्चर सब गंदा बना देंगे तो फिर वो भी कामयाब अपने लिए नहीं रहा। ये आने वाले टाइम में समस्या आ सकती है। फिर एक क्वेश्चन है कि जल गुणवत्ता में, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये और इसके आने के चांस पूरे हैं। क्या वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि जल गुणवत्ता में ह्रास के कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ डिटरेशन इन वाटर क्वालिटी। पानी की जो गुणवत्ता है वो दिन ब दिन गिरती क्यों जा रही है, क्या कारण है कि पानी गंदा है, पानी में बैक्टीरिया है, क्या वजह है? तो इसमें कुछ कारण है। क्या कि जल गुणवत्ता, पहली बात तो अपन इस शब्द का मीनिंग बताएंगे। कितना शानदार आंसर लिखा हुआ है, मतलब वाटर क्वालिटी चीज़ क्या है, पहले तो उसका पहला पॉइंट तो उसी पर बना दो कि जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता अथवा अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से है। यानी कि अगर जल साफ है कि उतनी किसकी प्योरिटी कितनी है, उसमें प्योरिटी, शुद्धता और बाहरी पदार्थ ऊपर से क्या क्या पार्टीशन इसमें मिले हुए हैं, अगर वो रहित है तो हम कहेंगे कि वो जल की गुणवत्ता है। तो वाटर क्वालिटी रेफर्स टू प्योरिटी ऑफ वाटर और वाटर विदाउट अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंस, बाहर का कोई भी सब्सटेंस इसके मिक्स में नहीं होना चाहिए। दूसरा, जल गंदा होता कब है? सेकंड पॉइंट है जल गंदा कब होता है? तो जल बाहरी पदार्थों जैसे कि सूक्ष्म जीव, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक एवं अन्य अपशिष्टों के मिलने से प्रदूषित हो जाता है। बिल्कुल सही है, जिस कारण जल मानव के उपयोग के यूज के योग्य ही नहीं रह पाता। कुछ केमिकल्स, बैक्टीरिया सब मिल जाते हैं, इसको पानी पीने योग्य नहीं रहता। तो यानी वाटर गेट पोल्यूटेड फॉर फॉरेन मैटर्स सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट आर रेंडर इट अनफिट फॉर ह्यूमन यूज़। ह्यूमन यूज़ फिर कहाँ यूज़ होगा, पानी तो गंदा हो गया। फिर ये प्रदूषित जल जो हैं वो झीलों, सरिताओं, मतलब नदियाँ कह सकते हो, समुद्रों और अन्य जलाशयों में मिलता है, तो ये विषैले पदार्थ उस जल में घुल जाते हैं और पानी गंदा हो जाता है, प्रदूषण बढ़ जाता है। When toxic substance entered lakes, streams, rivers, ocean and other water bodies due to which water pollution increases। मतलब भाई जितने भी ये फैक्ट्रियाँ वगैरह, इसका गंदा पानी सीधा बहता हुआ कहाँ जाता है, या फिर बारिश से वो ये कहीं पर जाके इकट्ठा हो जाता है। जब बारिश आती है तो वो बह के चला जाता है, तो वो पूरे उसको समुद्रों को या फिर नहरों को या फिर नदियों को गंदा बना देता है। फिर वो पानी हमारे लिए उपयोगी नहीं रह पाता। और कभी कभी प्रदूषक तो इतने नीचे तक पहुँच जाते हैं कि जो हमारा भौमजल है, ज़मीन का जल है, वो भी प्रदूषित हो जाता है। यानी कि समटाइम्स दिस पोल्यूटेंट्स ऑल्सो सीप डाउन एंड पोल्यूट ग्राउंड वाटर। फिर एक एग्जांपल लिख देना कि भारत में गंगा और यमुना सबसे प्रदूषित नदियां हैं। सबसे बेस्ट आंसर है ये, बहुत ही शानदार आंसर है। इसे मैंने जोर दे के पॉइंट बनाए क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम आएगा ये भी लिख देना कि भारत की अगर बात करें तो गंगा और यमुना सबसे प्रदूषित नदियां हैं और वर्तमान में मानवकृत कारणों के कारण ही, मेन कारण क्या है? मानवकृत। भाई इंसान ही है पानी को गंदा करने वाले, ये सबसे अधिक जल को प्रदूषित कर रहे हैं। तो द गंगा एंड द गंगा एंड यमुना आर द 2 हाईली पोल्यूटेड रिवर्स इन द कंट्री। ये वेरी इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा आपका, बहुत ही शानदार। ठीक है, और लास्ट है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कि जल संरक्षण और प्रबंधन क्यों आवश्यक है, पानी को बचाना क्यों आवश्यक है। हालांकि वो क्वेश्चन नहीं, लेकिन अपन को इंपॉर्टेंट है, आपके पास इसके कारण होने चाहिए, रीजन होने चाहिए। तो वाई इज वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट नेसेसरी, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्यों ज़रूरी है? पहली बात तो ये, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि पानी का प्रबंधन क्यों करें, पानी को क्यों बचाएं, कारण बताओ। पहली बात तो ये कि भारत को जल संरक्षण के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए और प्रभावशाली नीतियाँ और कानून बनाने चाहिए। इंडिया हैज़ टू टेक क्विक स्टेप्स एंड मेक इफेक्टिव पॉलिसीज एंड लॉज।
यानी कि पानी कैसे बचाए, जिसके लिए कुछ पॉलिसी नीतियाँ ज़रूर सरकार को बनानी चाहिए। दूसरा, विकास के अतिरिक्त, ऐसा नहीं सिर्फ डेवलपमेंट करे हो, विकास के अतिरिक्त प्रदूषण से बचाव के प्रयास भी करने चाहिए। कैसे जल का प्रदूषण बचाया जाए। भाई आपने डेवलपमेंट कर रहे हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा रहे हो, लेकिन फैक्ट्रियाँ तो लगा रहे हो, डेवलपमेंट तो कर रहे हो, लेकिन पानी को गंदा होने से तो बचाओ। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम डेवलपमेंट एफर्ट शुड ऑल्सो बी मेड टू प्रिवेंट पोल्यूशन। फिर जल संभर विकास, हालांकि इन सब टॉपिक के बारे में एक एक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जल संभर विकास, वर्षा जल संग्रहण, जल के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, और लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज, वापस से, एंड कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ वाटर फॉर सस्टेनिंग वाटर सप्लाई इन लॉन्ग रन। पहली बात तो ये कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, मतलब जल संभर योजना, भाई जैसे बारिश का पानी होता है तो घर में उसको क्यों ना टैंक वगैरह बना दिया जाए। हालांकि गवर्नमेंट बहुत स्कीम कर रही है, बड़े बड़े टैंक बना देती है सरकार फ्री में, ताकि वो पानी को स्टोर किया जा सके। वर्षा जल संग्रहण, पानी को उसको इकट्ठा करना है। जल का पुनः चक्रण, यानी कि जैसे खूब सारे पानी अपन पेड़ पौधों को पानी डालने वेस्ट कर देते हैं, तो खूब सारे ऐसा पानी है जैसे कोई भी आप नॉर्मल पानी यूज़ करते हो, उसको यूज़ करने के बाद में वो पानी पेड़ पौधों में या फिर सब्जियां में कुछ में डाला जा सकता है, तो इससे वापस कुछ पानी का रीयूज वगैरह हो जाए तो बढ़िया। ये सब यूज़ है, मतलब इसलिए हमें पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज की क्लास थी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, बस एक क्लास और होगी, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, बड़े शानदार तरीके से, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आएंगे, बड़े ध्यान से पढ़ना। एक ही बार मेरे साथ भी अगर आपने पढ़ा होगा और साथ में साथ नोट्स बना लिए होंगे तो या तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है।